आज है 11 मार्च बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की सबसे बड़ी खबरें दुनिया के नक्शे से लेकर सीधे आपकी रसोई तक असर डाल रही हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भयंकर युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिसका सीधा असर भारत में रसोई गैस के भारी संकट और जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती कीमतों के रूप में सामने आ रहा है। गैस की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि अयोध्या में रोजाना 10,000 लोगों को खाना खिलाने वाली राम रसोई को भी बंद करना पड़ा है। वहीं भारत के पड़ोस में नेपाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, जहां 25 साल का एक रैपर देश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसने भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं आज की खबरें पूरे विस्तार से। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण भारत में गैस संकट गहरा गया है। इसका सीधा असर अयोध्या के अमावा मंदिर प्रशासन द्वारा चलाई जाने वाली राम रसोई पर पड़ा है। रोजाना 10,000 लोगों को मुफ्त भोजन कराने वाली यह रसोई गैस की किल्लत के कारण अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। प्रशासन अब कोयले और लकड़ी जैसी वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा है। इसी बीच पत्रकार सचिन गुप्ता ने एक्स पर जानकारी दी है कि बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को पैरोल के दौरान अयोध्या में वीआईपी सुरक्षा के बीच राम मंदिर के दर्शन कराए गए। उन्हें शंकराचार्यों के लिए बने विशिष्ट द्वार से मंदिर में प्रवेश दिया गया। पीटीआई और द टेलीग्राफ वेब डेस्क के अनुसार ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलमरुमध्य से गैस की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। इसके चलते दिल्ली से लेकर गोवा और बिहार तक एलपीजी का भारी संकट पैदा हो गया है। भारत रोजाना लगभग 191 मिलियन मानक घन मीटर गैस की खपत करता है, जिसमें से आधी आयात की जाती है। आपूर्ति रुकने से दिल्ली उच्च न्यायालय की कैंटीन ने मुख्य भोजन परोसना बंद कर दिया है। गोवा और पुडुचेरी में गैस की कमी से कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। तमिलनाडु में होटलों ने अपने मेन्यू छोटे कर दिए हैं। संकट को देखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भी ट्रेनों में रेडी टू ईट भोजन रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। टीएनआई की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव संसद में ध्वनि मत से गिर गया है। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने भारी हंगामे के बीच प्रस्ताव खारिज कर दिया। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहा था। शाह ने राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति पर एक बयान दिया था। शाह ने संसद में कहा कि अध्यक्ष एक तटस्थ संरक्षक होता है और उनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाना संसदीय इतिहास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर राजद सांसद अभय कुमार सिन्हा और झामुमो के विजय कुमार हांसदा ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते और सिर्फ सत्ता पक्ष का साथ देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस की पहल पर लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये प्रस्ताव चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन को लेकर हुए विवाद के बाद लाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण ये कदम सिर्फ प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है। अल जजीरा के लिए एलिजाबेथ मेलिमोपोलोस और बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर अमेरिका और इजरायल का युद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। तेहरान का कहना है कि अब तक 10,000 नागरिक ठिकानों पर बमबारी हुई है और 1300 से अधिक बेगुनाह लोग मारे गए हैं। जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर सुपर हैवी खुर्रमशहर मिसाइलें दागी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ईंधन डिपो जलने से आसमान से काली बारिश हो सकती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। हरकारा के लाइव शो टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश में इस भयंकर युद्ध के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई है। रॉयटर्स के लिए परिसा हाफिजी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता बना दिया है। पिता की मौत के बाद शक्तिशाली गार्ड्स ने अपनी कट्टरपंथी नीतियों को जारी रखने के लिए मोज्तबा को जबरन सत्ता सौंपी है। वरिष्ठ ईरानी स्रोतों का मानना है कि मोज्तबा अपनी इस स्थिति के लिए पूरी तरह सेना के कर्जदार हैं। इस राजनीतिक कदम से ईरान अब पूरी तरह से एक सैन्य राज्य में तब्दील होता दिख रहा है, जहां धार्मिक वैधता केवल नामात्र की रह गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जिम टैंकर्सले की रिपोर्ट बताती है कि ईरान युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा झटका दिया है। होर्मुज जलमरुमध्य बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अर्थशास्त्रियों को डर है कि यह भयावह स्थिति वैश्विक मंदी और महंगाई ला सकती है। इस युद्ध का बुरा असर चीन के निर्यात पर भी पड़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ तेल महंगा होने से रूस को सबसे ज़्यादा आर्थिक फायदा हो रहा है, जिसका सीधा इस्तेमाल वो यूक्रेन के युद्ध में कर सकता है। अल जजीरा के लिए एलिजाबेथ मेलिमोपोलोस की एक और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध के अंतिम लक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक सुनवाई की सख्त मांग की है। सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध को खत्म करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में थॉमस हिल फ्रीडमैन ने लिखा है कि बिना किसी राजनीतिक योजना के ये युद्ध शुरू करना एक बड़ी भूल है। उनका मानना है कि अगर ईरान का बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट हो गया, तो वहां भारी अराजकता फैलेगी और यह एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा बन जाएगी। द हिंदू की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रूढ़िवादी नेता टकर कार्लसन ने इजरायल और ईरान पर अमेरिका द्वारा थोपे गए युद्ध का कड़ा विरोध किया है। कार्लसन ने डोनाल्ड ट्रंप और अन्य युद्ध समर्थक राजनेताओं की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की हत्या का समर्थन करना असली ईसाई धर्म के खिलाफ है। कार्लसन का यह बयान क्रिश्चियन ज़ायोनिज़्म की विचारधारा पर सीधा और बड़ा प्रहार है। उनके इस विरोध से अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीति और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन में एक बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से दवा उद्योग के विशेषज्ञ मेहुल शाह ने बताया है कि ईरान युद्ध के कारण भारत में दवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और मालवाहक जहाज़ों की कमी के कारण चीन से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में 30% तक का भारी इजाफा हुआ है। कई ज़रूरी रसायनों और सॉल्वेंट्स के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर यह युद्ध और लंबा चला तो भारतीय दवा कंपनियों के पास कच्चे माल का भंडार खत्म हो सकता है, जिससे आम जनता के लिए जीवन रक्षक दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए हन्ना बीच, विनोद घिमिरे और सजल प्रधान की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 35 वर्षीय रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालिया चुनावों में उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। हरकारा डीप डाइव में वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे ने बताया कि नेपाल की जनता पुरानी पार्टियों के भ्रष्टाचार से पूरी तरह निराश थी। बालेन्द्र शाह नई पीढ़ी और युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं। हालांकि बिना अनुभव के सरकार चलाना और नीतियां बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने नमामि गंगे कार्यक्रम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देवप्रयाग और हरिद्वार के बीच पवित्र गंगा नदी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर 32 गुना तक बढ़ गया है। ऑडिट में पाया गया है कि कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तय मानकों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और लगभग 32% प्लांट गंदे पानी को साफ किए बिना ही सीधे गंगा नदी में छोड़ रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउन्सविल में एक नई और विशाल तेल रिफाइनरी बनाने की बड़ी घोषणा की है। इस पूरी परियोजना में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की अहम भूमिका के लिए ट्रंप ने उन्हें धन्यवाद दिया है। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की यह नई कंपनी प्रतिदिन लगभग 1,68,000 बैरल तेल साफ करेगी। रिलायंस ने इसमें करोड़ों डॉलर का भारी निवेश किया है और अगले 20 साल के लिए रिफाइनरी के उत्पाद खरीदने का एक बड़ा समझौता भी किया है। लाइव लॉ की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 32 वर्षीय हर्ष राणा के मामले में जीवन रक्षक इलाज तुरंत हटाने का आदेश दिया। हर्ष पिछले 13 साल से लकवाग्रस्त होकर स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाज जारी रखने से केवल उनका जैविक जीवन बढ़ रहा था, लेकिन शरीर में कोई चिकित्सीय सुधार नहीं हो रहा था। आज के न्यूज़ पॉडकास्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की इन बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी सुन और पढ़ सकते हैं। हरकारा का मकसद है शोर कम और रोशनी ज़्यादा। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।